हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सबसे पहले तो मैं आप सभी को भारत द्वारा भेजे गए चंद्रयान-3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूं। और साथ ही इसरो के चीफ और सभी वैज्ञानिकों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने दिन रात एक करके इस मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। ऐसा करके भारत विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अपना मिशन भेजने में कामयाब हुआ। साथ ही भारत विश्व का चौथा ऐसा देश बन गया है जिसने चंद्रमा पर अपना मिशन भेजने में कामयाबी हासिल की है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी इमैनुअल कांट की वायव्य राशि परिकल्पना के बारे में कि किस तरह से इमैनुअल कांट ने वायव्य राशि द्वारा ग्रहों की उत्पत्ति तथा सौरमंडल के बारे में जानकारी प्रस्तुत की थी, परिकल्पना प्रस्तुत की थी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना, अर्थात जेम्स जीन्स ने ज्वारीय परिकल्पना को देकर किस तरह से ग्रहों की उत्पत्ति को समझाया है। तो आइए देखते हैं टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जेम्स जीन्स, यानी कि जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। तो शुरू करते हैं। ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन अंग्रेज विद्वान सर जेम्स जीन्स ने सन 1919 में किया तथा सन 1929 में जेफरीज ने इसमें कुछ संशोधन किया। आगे देखते हैं। जेम्स जीन्स ने कुछ कल्पित तथ्य माने, जैसे इमैनुअल कांट ने कल्पित तथ्य माने थे, वैसे ही जेम्स जीन्स ने भी कुछ कल्पनाएं की। तो देखते हैं कौन कौन सी कल्पनाएं जेम्स जीन्स ने अपनी परिकल्पना को देने से पहले की। सौरमंडल का निर्माण सूर्य तथा एक अन्य तारे के संयोग से हुआ। जेम्स जीन्स की जो पहली कल्पना है वो यह है कि सौरमंडल का जो निर्माण है वह सूर्य तथा एक अन्य तारे के संयोग से हुआ। यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो परिकल्पना है, हाइपोथेसिस है जेम्स जीन्स की, ये बाईपेरेंटल कॉन्सेप्ट है। बाईपेरेंटल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है दो तारों द्वारा, यानी कि दो पिंडों द्वारा, दो सूर्यों द्वारा, या फिर कहें कि एक सूर्य तथा एक अन्य तारे के संयोग से ग्रहों का निर्माण होना। इसके पहले वाले जो विद्वान थे इमैनुअल कांट, उनका जो कॉन्सेप्ट था वो ओनली पेरेंटल कॉन्सेप्ट था, यानी कि एक ही वस्तु से या एक ही तारे से या एक ही सूर्य से ग्रहों का निर्माण होना। जबकि जेम्स जीन्स की जो ज्वारीय परिकल्पना है वो बाईपेरेंटल कॉन्सेप्ट है, यानी कि द्वैतारक सिद्धांत है, जिसमें दो तारों के द्वारा ग्रहों की उत्पत्ति को बताया गया है। तो जेम्स ने जो पहली कल्पना की वो ये की कि सौरमंडल का जो निर्माण है वह सूर्य तथा एक अन्य तारे के संयोग से हुआ। दूसरी कल्पना यह है, प्रारंभ में सूर्य गैस का एक बहुत बड़ा गोला था। सूर्य के साथ ही ब्रह्मांड में एक दूसरा विशालकाय तारा था। सूर्य अपनी जगह पर स्थिर था तथा अपनी जगह पर ही घूम रहा था। साथी तारा एक पथ के सहारे इस तरह घूम रहा था कि वह सूर्य के निकट आ रहा था। यानी कि जो साथी तारा था वो एक पथ के सहारे इस तरह से घूम रहा था कि वो धीरे धीरे सूर्य के निकट आता जा रहा था। साथी तारा आकार तथा आयतन में सूर्य से बहुत अधिक विशाल था, यानी कि सूर्य से भी बड़ा तारा था। पास आते हुए तारे द्वारा ज्वारीय शक्ति का प्रभाव सूर्य के बाह्य भाग पर पड़ा, और ये ज्वारीय शक्ति सेम उसी प्रकार से कार्य करती है जिस तरह से वर्तमान में जो ज्वार भाटा आता है उस समय चंद्रमा तथा सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण समुद्रों में होता है। सेम ऐसे ही ये ज्वारीय शक्ति इस पास आते हुए तारे और सूर्य पर पड़ी। तो इस तरह से ये 7 कल्पनाएं जेम्स जीन्स ने की। आइए आगे देखते हैं। इन सभी कल्पित तथ्यों के आधार पर जीन्स ने बताया
कि साथी तारा निरंतर एक पथ के सहारे सूर्य की ओर अग्रसर हो रहा था, जिस कारण साथी तारे की आकर्षण शक्ति द्वारा वायव्य ज्वार का प्रभाव सूर्य के बाह्य भाग पर पड़ने लगा। फलस्वरूप सूर्य में ज्वार उत्पन्न होने लगा। यह ज्वारीय क्रिया सूर्य में उसी प्रकार संभव हो सकी जिस प्रकार वर्तमान समय में पृथ्वी के निकट चंद्रमा के आ जाने से पृथ्वी के महासागरों में ज्वार उत्पन्न हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यह जो ज्वारीय प्रक्रिया है जो सूर्य में संभव हुई, ये उसी प्रकार से संभव हुई जैसे वर्तमान में पृथ्वी के निकट चंद्रमा के आ जाने से पृथ्वी के महासागरों में ज्वार उत्पन्न हो जाता है। आगे देखते हैं, जैसे जैसे विशालकाय तारा सूर्य के पास आता गया वैसे वैसे उसकी आकर्षण शक्ति बढ़ती गई तथा ज्वार की तीव्रता बढ़ती गई। जब तारा सूर्य के निकटतम दूरी पर आया तो उसकी आकर्षण शक्ति सूर्य से अधिक हो गई, जिस कारण हजारों किलोमीटर लंबा सिगार के आकार का ज्वार सूर्य के बाह्य भाग में उठा। सिगार के आकार वाले इस भाग को फिलामेंट कहा गया। यानी कि जब तारा सूर्य के बहुत ही निकट आ गया तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि सूर्य की जो आकर्षण शक्ति है वो कम रह गई और उस तारे की आकर्षण शक्ति बहुत अधिक हो गई। उसकी आकर्षण शक्ति के अधिक होने का कारण था उसका आकार सूर्य से अधिक होना, उसका आयतन सूर्य से अधिक होना, जिस कारण हजारों किलोमीटर जो लंबा शिगार है वो सूर्य में उत्पन्न हुआ, ज्वार के रूप में उत्पन्न हुआ। और इस शिगार को क्या कहा गया? फिलामेंट कहा गया। आगे देखते हैं, सूर्य के निकटतम दूरी पर पहुंचने के कारण तारे की अधिकतम आकर्षण शक्ति के प्रभाव से एक विशाल फिलामेंट फिलामेंट का मतलब एक पदार्थ का जो गुब्बार है वो फिलामेंट सूर्य से हटकर तारे की तरफ अग्रसर हुआ। जीन्स के अनुसार पास आने वाला तारा सूर्य के मार्ग पर नहीं था, अतः सूर्य से आगे बढ़ने लगा। इस प्रकार तारे के दूर निकल जाने के कारण फिलामेंट के साथ न जा सका, बल्कि वह सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करने लगा। जब फिलामेंट टूटकर तारे की तरफ अग्रसर हुआ, उस परिस्थिति में यह सूर्य की आकर्षण शक्ति के क्षेत्र से बाहर हो गया तथा अतः वह सूर्य का ही चक्कर लगाने लगा और वापस नहीं आ सका। कुछ समय पश्चात साथी तारा सूर्य से इतना दूर चला गया कि पुनः कोई यानी कि वायव्य भाग फिलामेंट सूर्य से अलग नहीं हो सका। आगे चलकर सूर्य से निकला हुआ ज्वारीय पदार्थ शिगार के आकार में अधिक लंबा हो गया, जिसका मध्य भाग अधिक मोटा या चौड़ा तथा दोनों किनारे वाले भाग अत्यधिक पतले थे। किनारों के पतला होने का मुख्य कारण सूर्य की आकर्षण शक्ति का प्रभाव भी बताया जाता है। तो इस समस्त क्रिया के होने के उपरांत जो फिलामेंट निर्मित हुआ वो फिलामेंट किनारों पर पतला हुआ और बीच में मोटा हुआ, क्योंकि बीच में जो आकर्षण शक्ति थी वो आकर्षण शक्ति कम रही और किनारों पर अधिक रही, इसलिए किनारे के जो भाग थे वो पतले हो गए और बीच का जो भाग था वो मोटा रह गया। अब देखते हैं फिलामेंट से ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, सूर्य से अलग होने के बाद फिलामेंट शीतल होने लगा, जिस कारण उसके आकार में संकुचन प्रारंभ हो गया। इस संकुचन के कारण फिलामेंट कई टुकड़ों में टूट गया तथा प्रत्येक भाग घनीभूत होकर ग्रह के रूप में बदल गया। इस क्रिया से फिलामेंट से 9 ग्रहों की रचना संभव हुई। इसी प्रक्रिया के अनुसार सूर्य की आकर्षण शक्ति के प्रभाव से ग्रहों पर ज्वार उत्पन्न होने से उनके कुछ पदार्थ अलग हो गए जो घनीभूत होकर उपग्रह बने। इस परिकल्पना से सौरमंडल की अनेक समस्याएं सुलझी सी प्रतीत होती है, जैसे ग्रहों का क्रम तथा आकार, उपग्रहों का क्रम, उपग्रहों की संरचना तथा आकार, ग्रहों का परिभ्रमण कक्ष,
निश्चित वायवीय पदार्थ का आकार। इस तरह से यह ज्वारीय परिकल्पना जो जेम्स जीन्स की है उसका जो चित्र है वो बनाया गया है कि किस तरह से एक फिलामेंट सूर्य से अलग होता है। आगे देखते हैं कौन कौन सी कमियां या आलोचनाएं हम जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना में निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। तो देखते हैं जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना का मूल्यांकन या उसकी आलोचना। वर्तमान वैज्ञानिकों को जीन्स की यह परिकल्पना मान्य नहीं है। क्यों मान्य नहीं है? इसके कुछ कारण है। देखिए, बी लेविन के अनुसार ब्रह्मांड में तारे एक दूसरे से इतनी दूरी पर स्थित हैं कि इनके पारस्परिक मुठभेड़ की संभावनाएं बहुत कम है। यानी कि जेम्स जीन्स ने कहा है कि जो सूर्य और जो साथी तारा था वो बहुत नज़दीक थे, जबकि बिल एविन कह रहे हैं कि ब्रह्मांड में ये जो तारे हैं ये एक दूसरे के इतने निकट नहीं आ सकते क्योंकि इनकी पारस्परिक मुठभेड़ की संभावनाएं बहुत कम है। हालांकि पास आ तो सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ विद्वानों ने इनकी इस दृष्टि से आलोचना की है। दूसरी आलोचना देखते हैं। जिस विशाल तारा से सूर्य में ज्वारीय उद्भेदन हुआ वह तारा पुनः कहाँ चला गया? इस प्रश्न का समुचित उत्तर नहीं मिल पाता। हाँ, ये बात ठीक है, क्योंकि जेम्स जीन्स ने कहा था कि सूर्य की एक तारा सूर्य के नज़दीक से गुजरा। हा, हालांकि वो तारा सूर्य के नज़दीक से तो गुजरा, लेकिन बाद में वो तारा कहाँ चला गया, वो पुनः वापस क्यों नहीं आया? ठीक है, इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। तीसरी आलोचना देखते हैं। एन पारिश्की ने गणितीय परिकलन के आधार पर यह प्रमाणित कर दिया है कि जीन्स की परिकल्पना से सूर्य तथा ग्रहों के बीच वास्तविक दूरी की यथार्थता प्रमाणित नहीं हो सकती है। हाँ, हालांकि वर्तमान गणितीय परिकल्पना के आधार पर यह बात सही सिद्ध होती है। चौथी आलोचना देखते हैं। सूर्य से निःसृत पदार्थों का, निःसृत का मतलब निकले हुए पदार्थों का घनीभवन किस प्रकार हुआ, इसका उल्लेख जीन्स ने भलीभांति नहीं किया। हाँ, ये भी है, क्योंकि जेम्स जीन्स ने यह नहीं बताया कि जो सूर्य से निकले हुए पदार्थ थे वो किस तरह से एक जगह एकत्रित हुए। इसका उन्होंने कोई ठोस सबूत या ठोस तथ्य हमें नहीं बताया है। इस तरह से जेम्स जीन्स की जो ज्वारीय परिकल्पना है उसकी आलोचना की जाती है। आप लोग यह परिकल्पना एक बार अच्छे से पढ़ लेना, लिख लेना इसको, क्योंकि इस तरह के वीडियो में हर चीज़ को समझा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर मेरे पास बोर्ड की सुविधा होती तो फिर भी मैं यह समझाने का जो काम है वो बोर्ड के माध्यम से भली भांति कर पाता, लेकिन अब एक हाथ से मोबाइल पकड़ना, फिर नोट्स के ऊपर ध्यान रखकर उनको रिप्रेजेंट करना काफ़ी मुश्किल भरा काम है। तो मेरा सुझाव इतना सा है कि आप ये नोट्स लिख लें, और जब कभी कॉलेज में आपको टाइम मिले तो मुझसे ये चीज़ें आप समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं कि किस तरह से क्या हुआ। मैं आपको ये चीज़ें भली भांति अच्छी तरीके से समझा दूंगा। ठीक है। अब इसके बाद में जो परिकल्पनाएं आपके सिलेबस में वो ऑटो श्मिट की अंतरतारक धूल परिकल्पना है, जो कि इसी वीडियो में हम उस पर भी चर्चा करेंगे। ये 3 परिकल्पनाएं आपकी, जिनमें से एग्जाम में आपसे कोई भी एक परिकल्पना पूछ ली जाती है। हो सकता है वो इमैनुअल कांट की वायवराशी परिकल्पना पूछ ले, हो सकता है जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना पूछ ले, और हो सकता है ऑटो श्मिट की अंतरतारक धूल परिकल्पना पूछ ले। लेकिन जो पहली 2 परिकल्पनाएं हैं उनमें से क्वेश्चन आने की बहुत प्रबल संभावना रहती है। इसलिए जब भी आप इन चीज़ों को पढ़ो तो एक कहानी की तरह पढ़ो कि किस तरह से क्या चीज़ें हो रही है, क्या घटित हो रहा है, कैसे निर्माण हो रहा है। केवल कहानी की तरह ज़्यादा लोड लेकर नहीं पढ़ना, बस
कोई दोस्त जैसे किसी को कहानी सुनाता है या किसी से आप कहानी सुनते हो, उसी फॉर्म में इन चीज़ों को पढ़ोगे तो चीज़ें अच्छे से याद होगी। और अगर इनको परिकल्पनाएं समझकर, हाइपोथेसिस समझकर पढ़ोगे तो हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो। लेकिन अगर आप इनको सुनकर या फिर एक दो बार पढ़कर फिर अपने आप से उम, इनकी रिवाइज करोगे तो हो सकता है यह जो परिकल्पनाएं हैं ये परिकल्पनाएं आपको परिकल्पनाएं न लगकर केवल कहानियाँ लगेंगी, है ना। तो इसको केवल कहानियों की दृष्टि से कहानियों की तरह ही पढ़ें ताकि ये चीज़ें आपकी क्लियर रहे। अब देखते हैं ऑटो स्मिथ की अंतर तारक धूल परिकल्पना, इंटर स्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस ऑफ ऑटो स्मिथ। तो देखते हैं, रूसी वैज्ञानिक ऑटो स्मिथ ने 1943 में सौरमंडल की उत्पत्ति की एक नवीन परिकल्पना का प्रतिपादन किया। कब किया प्रतिपादन? 1943 में। एक तो आप वैज्ञानिक का नाम ध्यान रखोगे और एक आप परिकल्पना का नाम ध्यान रखोगे, क्योंकि छोटे क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी परिकल्पना किस विद्वान ने दी या किस विद्वान ने कौन सी परिकल्पना दी। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना। ऑटो स्मिथ ने ग्रहों की उत्पत्ति गैस व धूल के कणों से मानी है। आदिकाल में ब्रह्मांड में अत्यधिक मात्रा में गैस एवं धूल कण फैले हुए थे। हो सकता है इन गैस मेघों तथा धूल कणों की उत्पत्ति उल्काओं या तारों से निकले पदार्थों से मानी जा सकती है। प्रारंभ में जब सूर्य आकाशगंगा के करीब से गुजर रहा था तो उसने अपनी आकर्षण शक्ति से कुछ गैस मेघ तथा धूल कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, जो सामूहिक रूप से सूर्य की परिकल्पना करने लगे। प्रारंभिक चरण में धूल कण तथा गैस अव्यवस्थित रूप से अलग अलग सूर्य का चक्कर लगा रहे थे। गैस मात्रा में कम होने के कारण अधिक अव्यवस्थित थी, जबकि धूल अधिक होने के कारण कम अव्यवस्थित थी। देखो, धूल कण का जो घनत्व होता है वो धूल कण का घनत्व अधिक ज़्यादा होता है, जबकि जो गैस होती है उसका घनत्व कम होता है। यहाँ पर दो बातें स्पष्ट है, एक तो गैस मात्रा में कम है और गैस का घनत्व भी कम है। तो मात्रा में कम होने के कारण और घनत्व कम होने के कारण ये अव्यवस्थित थी, जबकि धूल कण का घनत्व अधिक होता है और मात्रा भी अधिक थी, इसलिए ये थोड़ी कम अव्यवस्थित थे। परिणाम स्वरूप धूल कण संगठित तथा घनीभूत होकर एक चपटी तस्तरी यानी कि डिस्क में बदल गए। इस तरह ग्रहों का निर्माण कई क्रमिक अवस्थाओं से होकर गुजरा है। तो देखते हैं कौन कौन सी अवस्थाओं से होकर ग्रहों का निर्माण होता है। प्रारंभिक अवस्था में धूल कण अप्रत्यास्थ अप्रत्यास्थ का मतलब नॉन इलास्टिक रूप में आपस में टकराने के कारण अपनी गति खोते जाते हैं। अंततः उनकी गति मंद पड़ गई तथा संगठित होकर ग्रहों के भ्रूण के रूप में बदल गए, जबकि गैस कण प्रत्यास्थ रूप से टकराने के कारण गति मंद न हो पाने से संगठित तथा घनीभूत नहीं हो पाए। आगे चलकर ये भ्रूण और अधिक पदार्थ आत्मसात करके बड़े होकर एस्टेरॉयड का रूप धारण कर लिए। अंत में ये एस्टेरॉयड अपने आसपास के अन्य पदार्थों को आत्मसात करके बड़े बड़े ग्रहों में बदल गए। ग्रहों के निर्माण के बाद भी कुछ पदार्थ बचे रह गए जो घनीभूत होकर अपने समीपी ग्रह का चक्कर लगाने लगे, जिससे उपग्रहों का निर्माण हुआ। हालांकि देखते हैं आगे, चूंकि ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण सूर्य से न होकर गैस मेघ तथा धूल कणों से हुआ है, अतः सूर्य तथा ग्रहों के कोणीय आवेग में अंतर होना स्वाभाविक है। इतना ही नहीं, विभिन्न ग्रहों के कोणीय आवेग में भी अंतर पाया जाता है। इस स्पष्टीकरण में गणितीय आधार पर स्मिथ ने प्रमाणित किया कि
जिस ग्रह के ग्रहपथ की अर्धव्यास जितना ही कम होगा उसका कोणीय आवेग उतना ही कम होगा। यानी कि स्मिथ ने बताया, प्रमाणित किया कि जिस ग्रह का ग्रहपथ का अर्धव्यास जितना कम होगा उसका कोणीय आवेग भी उतना ही कम होगा। सूर्य के करीब स्थित ग्रह भारी पदार्थ वाले तथा दूर हल्के पदार्थ वाले ग्रह पाए जाते हैं। इसका प्रमुख कारण तस्तरी के विभिन्न भागों में सूर्य द्वारा प्राप्त ऊष्मा में विभिन्नता का होना है। तस्तरी के केंद्र के सूर्य के करीब होने से अत्यधिक उष्णता के कारण भारी पदार्थ बने, जबकि किनारे पर कम उष्णता या ऊष्मा के कारण हल्के गैसीय पदार्थ बने। चूंकि गैस तथा धूल कण विभिन्न परिमाण वाले थे, अतः उनका अलग अलग तथा विभिन्न दूरियों पर संगठित होना स्वाभाविक है। इस तरह विभिन्न ग्रह बराबर दूरी पर न होकर विभिन्न दूरी पर हैं। ये देखिए चित्र में किस तरह से प्रारंभिक अवस्था में भ्रूणों का यानी कि ग्रहों के भ्रूणों का निर्माण होता है। फिर दूसरी अवस्था में देखिए किस तरह से जो पदार्थ है वो धीरे धीरे और अधिक संगठित होता है। चौथी अवस्था में देखिए किस तरह से पदार्थ और अधिक घनीभूत होता है। और जो अंतिम अवस्था है उस अंतिम अवस्था में देखिए कि किस तरह से ग्रहों का निर्माण होता है। ये जो दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे गोले और जो उनका परिभ्रमण कक्ष है वो देखिए ये ग्रह हैं। तो स्मिथ के अनुसार ग्रहों का निर्माण तथा जो भ्रूण ग्रह हैं वो इस तरह से निर्मित हुए हैं। और ये जो लास्ट स्टेज है ना, वो लास्ट स्टेज इस तरह से है। ये सारे के सारे ग्रह हैं। अब देखते हैं किन आधारों पर जो ऑटो स्मिथ है उसकी परिकल्पना की आलोचना की जा सकती है। हालांकि कुछ ज़्यादा आलोचना इनकी नहीं है, फिर भी अगर हाइपोथेसिस दी है, संकल्पना दी है, परिकल्पना दी है तो आलोचना की गुंजाइश तो है ही सही। क्योंकि कोई भी सिद्धांत, परिकल्पना, संकल्पना दी जाती है तो उसकी आलोचना करने वाले पहले से तैयार बैठे रहते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से ऑटो स्मिथ का जो परिकल्पना है उसकी भी आलोचना हम कर सकते हैं। देखते हैं, गैस, मेघ तथा धूल कणों की उत्पत्ति तथा उपस्थिति का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि ऑटो स्मिथ ने गैस, मेघ तथा धूल कणों की उत्पत्ति तथा उनकी उपस्थिति के बारे में हमें बहुत कम जानकारी दी है कि ये पदार्थ कहाँ से आए, क्यों आए, कैसे इनका निर्माण हुआ, इसके बारे में वो नहीं बता पाते। यदि गैस, मेघ तथा धूलकण बिखरे थे तथा शिथिल थे तो सूर्य उनका अपहरण करने में कैसे सफल हो पाया। यानी कि जो गैस है, वो मेघ है तथा धूलकण अंतरिक्ष में बिखरे हुए थे तथा शिथिल थे, फैले हुए थे, तो सूर्य उन सभी को किस तरह से कलेक्ट कर पाया, संगठित कर पाया, अपहरण कर पाया, अपने साथ ले पाया, इसका भी जवाब, इसका भी हल स्मिथ ने नहीं दिया। ठीक है, तो इन कुछ विशिष्ट चीज़ों के आधार पर ऑटो स्मिथ के जो परिकल्पना है उसकी आलोचना की जा सकती है। तो इसी के साथ आपकी जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पनाएं हैं, इमैनुअल कांट की इमैनुअल कांट की वायवराशीय परिकल्पना, उसी के साथ जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना और ऑटो स्मिथ की अंतरतारक धूल परिकल्पना, तीनों ही परिकल्पनाएं और उनके नोट्स आप सभी के पास उपलब्ध हो चुके हैं या फिर इस वीडियो को देखने के बाद उपलब्ध हो जाएंगे। तो आप सभी इन नोट्स को क्रमबद्ध तरीके से अपने नोट्स रजिस्टर में मेंशन कर लें, उतार लें, ताकि एग्ज़ाम के समय आपको वीडियो ऑन न करके केवल अपना रजिस्टर देखना पड़ेगा, उस पर नज़र घुमानी पड़ेगी। बाकी आप एक दो बार इसको पढ़ने के उपरांत ऑटोमेटिक ये चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो कम से कम 2 या 3 बार इन तीनों संकल्पनाओं को आप अच्छे से देख लें। ठीक है, इनमें से एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन
पहुँचा जाता है। ठीक है, और मैंने जो पहले भी बोला है और अभी भी बोल रहा हूँ कि कक्षा 6वीं की जो किताब है जिसमें सौरमंडल वाला जो लेसन है, उस लेसन को एक बार अवश्य पढ़ें, क्योंकि उस लेसन में बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सौरमंडल को समझने में हमें मदद करती है। इसलिए मेरा कहना है और फिर कहना है कि एक बार कक्षा 6वीं की जो किताब में सौरमंडल वाला लेसन है वो ज़रूर पढ़ें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी को शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद।